हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं विच इज कॉइन चेंज। तो इसको देखते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे कॉइन्स ऑफ साइज n representing different denominations of currency and an integer sum, find the number of ways you can make sum by using different combinations from coins array. Assume that you have an infinite supply of each type of coin. ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है, उसका साइज दिया हुआ है। ठीक है, और इस एरे के हेल्प से हमें एक सम बनाना है। ठीक है, सम हमें गिवन होगा और हम इसमें ये जो डिनोमिनेशंस दिए हुए हैं इसको कितने भी बार यूज कर सकते हैं। इन्फिनिट सप्लाई ऑफ कॉइन्स है हमारे पास। जैसे कि अगर हमें 4 बनाना है तो अगर 1 डिनोमिनेशन है तो हम 1 को 4 बार ले सकते हैं तो 4 बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 1 1 एंड एक 2 ले सकते हैं। तो इसी में जितने भी पॉसिबल वेज होंगे वो हमें बताते हैं। यहाँ पर जैसे 4 पॉसिबल वेज हैं तो हमें उनका बस काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया राइट। तो जैसे यहाँ पर 2536 है और हमें 10 बनाना है तो 2 को हम 5 बार लें तो 10 बन सकता है, देन 2 को 2 बार लें एंड देन 3 को 2 बार लें, देन अपना ये बन सकता है 10। फिर 2 2 और 6 ले सकते हैं। ऐसे हमारे जितने पॉसिबल वेज बनेंगे वो हमें बताने हैं। और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो पूछा है वो सम इंटू एन, जो भी हमें सम दिया हुआ है इंटू एन, इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड बताइए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ वेज है ना, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ रिकर्शन से रिलेटेड लगाना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम पहले एक स्मॉल इनपुट के साथ चेक करते हैं कि इसमें रिकर्शन लगेगा कैसे। तो एक इसको ड्राई रन करके समझ के देखते हैं, है ना। तो जैसे हमारे पास इनपुट इनिशियली जो रिकर्शन हम लगाएंगे वो हम इस इनपुट के साथ लगाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास इनिशियल सम रहेगा 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2 एंड कॉइन्स एरे जो होगा 1, 2 उसमें वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इसमें हम अगर देखें तो अगर हमें सम 3 बनाना है, ठीक है, अगर हमें सम 3 बनाना है तो हम एक एलिमेंट पे पहले डिसीजन लेंगे। जैसे हमारे पास 2 है, ठीक है, तो 2 को हम चेक करेंगे कि हम 2 को इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। अगर हम 2 को करते हैं इंक्लूड तो हम उसको सम में से डिक्रीज कर देंगे। तो सम, क्योंकि हमने 2 इंक्लूड कर लिया तो अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेटेड सम क्या होगा जो रिक्वायर्ड होगा वो हो जाएगा सम -2, यानी कि सम हो जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 को नहीं इंक्लूड करते हैं, अब नहीं क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमें बिना 2 इंक्लूड करे भी पॉसिबल वैल्यूज मिले, है ना। जैसे कि अगर 3 है तो 1, 1, 1 ये हमें एक पॉसिबल मिल रहा है जिसमें हमने 2 इंक्लूड नहीं किया है। तो इसी तरह हमें सारे पॉसिबल वेज निकालने होंगे और सारे पॉसिबल वेज निकालने के लिए हम हर एलिमेंट के लिए उसको एक बार इंक्लूड करके देखेंगे और एक बार नहीं इंक्लूड करके देखेंगे। ठीक है, और तो ठीक है, इसको एक बार फर्स्ट 2 के लिए चेक करते हैं ना, 2 के लिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अगर मैं 2 को इंक्लूड करता हूँ और नहीं करता हूँ। अगर 2 को इंक्लूड करता हूँ तो हमारा सम क्या हो जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं 2 को इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, तो अगर 2 को इंक्लूड करता हूँ तो मेरा जो सम होगा वो सम -2 हो जाएगा, यानी कि अब रिक्वायर्ड सम हमारा 1 हो गया। ठीक है, और क्योंकि इसमें मैं इन्फिनिट टाइम्स 2 को यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैं n को डिक्रीज नहीं करूंगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम नहीं करूंगा जो हमें फाइंड आउट लाइक हम 2 को फिर से इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए मैं n को नहीं डिक्रीज करूंगा इस केस में। और कॉइन्स एरे भी हमारा, क्योंकि n इक्वल टू 2 है तो कॉइन्स एरे भी इस फंक्शन कॉल के लिए हमारा सेम रहेगा 1 2। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं 2 को इंक्लूड नहीं करता हूँ, ठीक है, 2 को इंक्लूड नहीं करता हूँ तो हम सम में भी नहीं उसको डिक्रीज करेंगे। सम अभी भी मेरा रिक्वायर्ड 3 है और 2 को इंक्लूड, क्योंकि हमने 2 को चूज नहीं किया है तो मैं n को डिक्रीज कर दूंगा यहाँ पर। तो n 1 हो गया हमारा और कॉइन्स एरे भी हमारा एक 2 हट गया, इसमें सिर्फ हमारा इसके लिए ये इनपुट रहेगा और ये इनपुट रहेगा। ठीक है, ये दोनों के लिए अब हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी 2 केस बनेंगे और इसके लिए भी हमारे 2 केसेस बनेंगे। तो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। तो एक इंक्लूड वाला और एक नहीं इंक्लूड वाला। तो अगर मैं 2 को इंक्लूड करता हूँ, ठीक है,
तो हमारा सम कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड सम 1 - 2 यानी निगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। तो निगेटिव कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारा 1 - 2 यानी -1 हो गया। और हमने, क्योंकि हम इसको वापस से 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनफिनिट सप्लाई है, तो हम n को डिक्रीज नहीं करेंगे और हमारा यहाँ पे इतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो सम क्योंकि नेगेटिव हो गया है, तो इस पॉइंट पे हम अपनी बेस कंडीशन लिख देंगे कि अगर हमारा सम नेगेटिव हो रहा है, तो क्योंकि नेगेटिव सम इस एरेस के किसी भी एलिमेंट से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेशन हमें पॉजिटिव में ही रहेंगी, तो हम इस बेस कंडीशन पे हम 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बेस कंडीशन हमारी कि अगर हमारा सम निगेटिव हो रहा है, ठीक है, अगर मेरा सम लेस देन 0 हो रहा है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0। 0 मतलब कि 0 हमारा 0 नंबर ऑफ वेज इससे निकलेंगे। अगर हमारा सपोज यही क्वेश्चन होता तो हम आंसर क्या देते, 0, तो वही चीज है, इसका आंसर ही हमारा फाइनल नंबर ऑफ वेज बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 रिटर्न हो गया। अब हम सेकंड वाला देखते हैं कि अगर मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया होता तो क्या होता। अगर मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया होता तो हम 2 को इंक्लूड नहीं करते, तो हम n को डिक्रीज कर दिया होता हमने, और सम में उसको ऐड नहीं करते हम, ठीक है। तो सम हमारा 1 ही रहता और हमारा इनपुट डिक्रीज हो जाता, और ये n = 1 का मतलब कि सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो ये हो जाता हमारा, ठीक है। तो ठीक है, इस पे कर दिया। अब सेम लेवल पे अब हम ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी हम अगर 1 को इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा, और नहीं करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो हमारी बेस कंडीशन क्या थी कि सम अगर लेस देन 0 है तो 0 रिटर्न कर दूं, ठीक है, 0 रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस 1 को इंक्लूड करता हूँ या नहीं करता हूँ, ठीक है, अगर इंक्लूड करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ, ठीक है यार, तो यहाँ पे अगर मैं 1 को इंक्लूड करता हूँ तो सम में से मैं 1 डिक्रीज कर दूंगा और यहाँ पे हमारा सम हो जाएगा 2, ठीक है। और मैं वापस से इसको यूज कर सकता हूँ, है ना, इस 1 को मैं वापस से यूज कर सकता हूँ, तो मैं इसमें n को डिक्रीज नहीं करूंगा, ठीक है। अब इसमें मैं सेकंड वाला लिख लेता हूँ, अगर मैं 1 को नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस 1 को नहीं लेता हूँ तो क्या होगा, 1 को नहीं लूंगा तो सिंपली मैं 1 को इग्नोर कर दूंगा, n को डिक्रीज कर दूंगा, तो हमारा n हो जाएगा 0, और सम में हमने क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं किया तो सम 3 रहेगा, और यहाँ पे कॉइंस एरे भी एम्प्टी हो जाएगा। तो ये भी हमारी, इसके बाद अगर हमारा सपोज क्वेश्चन ये होता कि हमें इनपुट ही नहीं दिया है और हमें सम 3 बनाना है, तो उस केस में भी 0 नंबर ऑफ वेज होते, तो ये भी हमारी एक बेस कंडीशन होगी, जिसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है तो हम 0 रिटर्न करेंगे, नंबर ऑफ वेज 0, ठीक है। तो n, if n is equal to 0 then return 0, ये हमारी एक और बेस कंडीशन हो गई। तो अब तक हमने 2 बेस कंडीशन देख ली, 1 and 2, ठीक है। तो ठीक है यार, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा स्मॉल इनपुट लिया था, क्योंकि इसमें ट्री बहुत बड़ा बन जाता नहीं, तो एक लेवल शायद और जाएगा ये, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो हमने 0 रिटर्न कर दिया था, अब इस वाले में हम सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 1 को ले लेता हूँ वापस से, तो हमारा सम क्या हो जाएगा, सम अगर 1 ले लेता हूँ तो सम 0 हो जाएगा, और n को मैं डिक्रीज नहीं करूंगा, और ठीक है, यहाँ पे सम 0 जैसे ही हुआ तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा टोटल सम 0 है, यानी कि इसके बाद हमें मतलब इसमें हमें एक पॉसिबल आंसर मिल गया यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, हमने यहाँ तक आने के लिए हमने क्या किया, पहले 2 को चूज किया यहाँ पर, देन हमने 1 को चूज किया, यानी कि 1 और 2 को एक एक बार चूज किया, तो हमें 0 हो रहा है, तभी तो टोटल 0 हुआ। तो इस पॉइंट पे हम हमें आंसर मिल गया है, तो हम 1 रिटर्न कर देंगे,
तो ये हमें एक और बेस कंडीशन दे देगा कि अगर हमारा सम 0 हो रहा है ना, इसीलिए तो हम सम को डिक्रीज कर रहे थे कि अगर किसी पॉइंट पे सम 0 होता है तो हमें पता चल जाएगा कि एक पॉसिबल वे है, तो वो पॉसिबल वे हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा 1 रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस 1 को नहीं लेता, ठीक है, अगर मैं इस 1 को नहीं लेता तो सिंपली n 0 हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो ये चेंज कर देता हूँ, n 0 हो जाता और ये भी 0 हो जाता, ठीक है। तो जैसे ही हमारा n 0 हुआ तो हम 0 रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ से भी ये 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये इसने 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर किया, ठीक है यार। तो इसमें अगर मैं 1 को इंक्लूड करता हूँ, है ना, तो हमारा सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, करेक्ट। सम 1 हो जाएगा और कॉइन्स एरे में यही रहेगा। सिमिलरली अगर 1 को इंक्लूड नहीं करता हूँ तो इसमें फिर क्या होगा, अगर 1 को इंक्लूड नहीं करता हूँ तो n 0 हो जाएगा हमारा और कॉइन्स एरे भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा n 0 होते ही ये 0 रिटर्न कर देगा, तो ये हमारा 0 रिटर्न कर देगा। सिमिलरली इस वाले केस में भी हम देख ले, अच्छा ये वाला तो हमने शायद n 0 होते ही यहाँ पे रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। तो हमें कितने पॉसिबल वेज मिले, हमने 1 कहाँ कहाँ पे रिटर्न किया था, ओके। अभी एक ये वाला अभी भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें अभी नेक्स्ट केस में क्या होगा, दो पॉसिबल है। एक तो ये सम ऐड करेगा तो सम यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 को लेता है वापस से तो सम 0 होगा, तो यहाँ पे जैसे ही सम 0 हुआ हमारा तो यहाँ पे से भी 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर 1 नहीं लेता है तो यहाँ पे फिर n 0 हो जाएगा हमारा, तो उस पॉइंट पे हमारा ये 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हमारा 1 दो जगह से रिटर्न हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जितने भी रिटर्न होके आ रहे हैं ना आंसर्स, उनको हम ऐड करते जाएंगे। तो सारे जीरोस और वंस ऐड होके जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वही हमारा नंबर ऑफ वेज देगा, ठीक है। तो आई होप ये रिकर्शन वाला ट्री समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें अब हमें देखना है कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा जो कि हमारा रन टाइम सॉरी टीएलई इशू दे देगा, ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा। तो इसमें बस हमें कुछ नहीं, हमें अपना रिकर्शन का कोड लिखना है और उसमें फिर हम मेमोराइजेशन यूज कर लेंगे, ठीक है, मेमोराइजेशन यूज कर लेंगे, ठीक है यार। तो इसमें अगर आप देखो तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा और हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगेगी या मेमोराइजेशन करना पड़ेगा, वो हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमारा इसमें ट्री में देखो तो काफी सारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स बनेंगे। मतलब ये छोटा इनपुट था तो इसमें हमें सिर्फ दो जगह दिखेगा ये, यानी कि अगर आप देखो तो ये सम 1 n1 ये वाला जो है और सम 1 n1 कॉइन्स 1, तो ये देखो ये सेम ही इनपुट हम वापस से रिकर्शन कॉल कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से अगर हमारा बड़ा इनपुट होता तो ऐसे बहुत सारे कॉल्स मिलते, तो इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मेमोराइजेशन का यूज करेंगे। तो मेमोराइजेशन का यूज बहुत सिंपल है, जस्ट हम रिकर्शन का कोड लिखेंगे और हम एक रिकर्शन का कोड लिखने के बाद हम एक 2D मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो 2D मैट्रिक्स का यूज करके हम इंटरमीडिएट जो भी आंसर्स होंगे वो स्टोर करा लेंगे, और जब भी हम रिकर्शन वापस कॉल करेंगे तो हम इस 2D मैट्रिक्स में चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर है क्या पहले से। तो उससे क्या होगा, हमारी मल्टीपल रिकर्शन कॉल्स बच जाएंगी, उसमें हमें करनी नहीं पड़ेंगी बार बार। तो ठीक है, इसका एक बार कोड लिख के देखते हैं। तो हमारे पास इनपुट में देखो तो कॉइन्स एरे है, n है और सम है। तो मैं पहले रिकर्शन वाला कोड लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले इसमें बेस कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा n 0 हो रहा है, ठीक है, या फिर अगर हमारा सम निगेटिव हो रहा है, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 0। इसके लिए मैं एक अलग फंक्शन बना लेता हूँ, है ना, पब्लिक कैलकुलेट या फाइंड बेस, पब्लिक फाइंड बेस, ठीक है, इंट एरे
coins int n int sum, ठीक है। फिर इसमें सबसे पहले बेसिक कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा n 0 हो रहा था या फिर सम 0 होगा, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यही तो कर रहे थे, अगर n 0 है या सम 0 है तो हम 0 रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि 0 नंबर ऑफ बेस है, तो रिटर्न 0। फिर हमारे आंसर वाला जो कंडीशन था, यानी कि अगर हमारा सम 0 हो रहा है, यानी कि हमें एक पॉसिबल वे मिला है, तो रिटर्न 1। फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक बार हम इंक्लूड करेंगे और एक बार नहीं इंक्लूड करेंगे, है ना। तो कॉइन्स एरे है और हमारे पास n है, ठीक है। तो n यानी कि nth वाले पे हम चेक करेंगे, यानी कि हम पीछे से चल रहे थे ना, पहले मैं 2 को ले रहा था फिर 1 को ले रहा था, तो 2 यानी कि n अगर है तो n-1 वाले को चेक करेंगे, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर मैं फाइंड बेस पे कैलकुलेट करूं कॉइन्स और n-1, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, दो बार रिकर्शन कॉल कर रहे थे। पहला रिकर्शन कॉल तब जब हम उसको इंक्लूड कर रहे थे, तो इफ nth कॉइन इज इंक्लूडेड, ठीक है, तो उस केस में हमारा कुछ आंसर आएगा ए। इसको सिंपल लिख लेता हूँ, व्हेन कॉइन इंक्लूडेड, ठीक है। तो हम अपना रिकर्शन में क्या पास कर रहे थे, क्योंकि हमने सपोज nth कॉइन लिया तो हम अपना एरे का साइज नहीं डिक्रीज कर रहे थे, यानी कि हम उस कॉइन को वापस से भी ले सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉइन्स कॉमा n, और क्योंकि हमने इंक्लूड कर लिया तो सम में से हम कॉइन्स ऑफ i यानी कि कॉइन्स ऑफ n-1 वो डिक्रीज कर देंगे, तो हमारा वो नेक्स्ट टाइम सम में से कॉइन्स i कम करने के बाद जो नेक्स्ट सम आएगा उसको कैलकुलेट करेगा, ठीक है। सम माइनस कॉइन ऑफ n-1, ठीक है। तो इससे हमें एक आंसर मिलेगा। और सिमिलरली व्हेन कॉइन एक्सक्लूडेड, ठीक है, तो फाइंड बेस। अब अगर मैंने उस कॉइन को नहीं लिया तो मैं साइज को कम कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ पर ये था, अगर मैंने 2 को नहीं लिया तो ये वो वाली कंडीशन है ना। तो अगर 2 को नहीं लिया तो हम सीधे 1 को चेक करेंगे, 1 को फिर आगे चेक करेंगे 1 लेना है कि नहीं लेना है, ऐसा। तो n-1, और क्योंकि हमने नहीं लिया तो सम वैसे का वैसे ही रहेगा, और इससे हमें एक और आंसर आएगा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसको ऐड करके रिटर्न कर देना है, व्हेन कॉइन इंक्लूडेड प्लस व्हेन कॉइन एक्सक्लूडेड। तो यार रिकर्शन की यही खास बात है कि ये हमें अपना बस मेथड डिफाइन करना रहता है, और बेस कंडीशन अगर हम ठीक से लिखते हैं तो ये हमारा सॉल्व करके ले आएगा आंसर, फाइंड बेस रिकर्शन की मदद से सॉल्व कर देगा, और हम फाइनल आंसर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रिटर्न होगा, यहाँ पे मैं लॉन्ग में ले लेता हूँ उसको, ठीक है। और यही आंसर मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न फाइंड बेस ऑफ कॉइन्स एंड और सम, ठीक है। ठीक है, अभी इसमें मैंने कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं लगाया, सिंपल रिकर्शन वाली अप्रोच है, तो उससे देखते हैं क्या आ रहा है। आई थिंक बेसिक टेस्ट केस तो चलना चाहिए। ओके, n डबल इक्वल टू, ओके, n को हमें स्मॉल n लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा बेसिक टेस्ट केस तो चल रहा है इसमें, है ना। बट अगर मैं सबमिट करूंगा तो ये TLE दे देगा, क्योंकि हमने ऑप्टिमाइजेशन नहीं करा है कुछ भी, ठीक है। तो हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया, तो बस सिंपली हमें अब वो करना पड़ेगा, इसमें मेमोराइजेशन लगाना पड़ेगा। तो मेमोराइजेशन के लिए हमें कुछ नहीं, देखो हमारा मेमोराइजेशन कैसे लगेगा वो समझते हैं। हमें यहाँ पर हमारा n चेंज हो रहा है और सम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम एक 2D मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका जो डायमेंशन होगा वो n इंटू सम होगा, या फिर n+1 इंटू सम+1। तो उसके बेसिस पे हमें क्या है कि हम
मैक्सिमम सम और मैक्सिमम एन तक की हमारे पास स्पेस रहेगी और उसमें हम स्टोर कराते जाएंगे। और किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा रिकर्सिव लाइक ओवरलैपिंग कॉल्स होंगी तो वो बार बार रिकर्शन कॉल नहीं करेगा, वो फर्स्ट उसमें हमारा मेमोराइजेशन जो भी टेबल रहेगा उसमें चेक करेगा पहले। ठीक है, तो एक मैं बना लेता हूँ स्टैटिक स्टैटिक इंट एरे, इसको नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, स्टैटिक इसलिए बनाया क्योंकि ताकि मुझे इसमें पास ना करना पड़े। ठीक है, इसके आर्ग्यूमेंट में पास ना करना पड़े, मैं डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेमो इक्वल टू न्यू इंट ऑफ n+1 इंटू सम +1। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अच्छा इसमें एक चीज और करूँगा मैं कि इसके सारे एलिमेंट्स को मैं -1 स्टोर करा दूंगा, क्योंकि हमारा आंसर कभी -1 आ नहीं सकता। तो -1 से हम चेक कर लेंगे कि अभी उस पर्टिकुलर कॉल के लिए आंसर आया है कि नहीं, है ना। तो फॉर इंट I इक्वल टू 0 लेस देन n+1 I प्लस प्लस और int j इक्वल टू 0 j लेस देन sum +1 j प्लस प्लस मेमो ऑफ I j इक्वल टू -1। ठीक है, तो -1 हमने स्टोर करा लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि क्या हमारा मेमो में आंसर है क्या। इफ मेमो ऑफ n sum डबल इक्वल्स नॉट इक्वल्स -1। ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर -1 नहीं है तो हम वो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मेमो ऑफ n sum, ठीक है, और अगर वो -1 नहीं है यानी कि फर्स्ट टाइम उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो भी हम जब हम कैलकुलेट कर चुके होंगे तो हम उसको स्टोर करा लेंगे। यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ उसको n sum इक्वल टू दिस। इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं। पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम, ओके, यहाँ पे मैं लॉन्ग कर देता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको, ठीक है, तो हमारा कोड तो कंपाइल हो रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं कि हमारा ऑप्टिमाइजेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो बेसिकली हमने रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन करके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल थी पहले, बट हमने अब O ऑफ सम इनटू n में ही इसको सॉल्व कर दिया है। तो ठीक है यार, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।